तो आज हम लोग बात करने वाले अपने पेपर सेट नंबर 4 में, ठीक है। 4 आपका बिजनेस स्टडी का पेपर बना है, बट अभी हम लोग बिजनेस स्टडी स्टार्ट नहीं करें, ठीक है। अभी आज हम लोग बात करेंगे पेपर सेट नंबर 5 में, जो किससे रिलेटेड है, हमारा कंपनीज अकाउंट से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो किसमें बताया गया है, ये बात आपको यहां मेंशन करनी है। 1 मिनट का समय है, आप लोग आराम से इसको मेंशन करें और हमको आंसर बताएं, ठीक है। सभी बच्चे आंसर में अपना पार्टिसिपेट करिए। बताइए भाई प्रिंस जी, क्या हाल चाल है आपके, बताते रहें। बताइए क्या बी की ए की सी या डी, बताओगे बेटा? देखो यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, प्रिंस जी कह रहे बिल्कुल सही है और प्रिंस का आंसर भी बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे आपका जो शेड्यूल नंबर यहां पर 3 है उसका पार्ट 1 डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, देखते हैं यहां पर एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन, किस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात बताइए आप। हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। ये सभी आप लोग पढ़िए और मुझको बताइए, और जल्दी जल्दी थोड़ा इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिससे कि और भी एमसीक्यूज ज्यादा ज्यादा हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बताओगे बेटा आप लोग यहां पर आंसर नंबर 1 सही है, आंसर नंबर 2 सही है, आंसर नंबर 3 कौन सा आंसर सही है, आपके अकॉर्डिंग इस बात को आपको यहां क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए, 1 मिनट का समय आपका समाप्त होने वाला है। हॉरिजेंटल है बताए भाई या वर्टिकल है? हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मेट है आपका हॉरिजेंटल, ठीक है ना। इस समय जो हम लोग फॉलो करते हैं फॉर्मेट ये है हमारा, है कि ना। तो ध्यान रखोगे इस समय हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो क्या है आपका, वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है यहां पर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, है ना। क्या प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप देखते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, फंड फ्लो रिपोर्ट डायरेक्टर। बताओ बेटा, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था उसमें सारी बातें बताई थी, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें जरूरी है उसमें। देखो यहां पर आपका ए भी, बी भी और सी ये तीनों जरूरी है, बट ये ऑप्शन नंबर डी फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात कहीं पर वो नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में डी जो है आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब ऑर्डर ऑफ एसेट्स इन ए कंपनी बैलेंस शीट, ठीक है, डैश एसेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। बताओ भाई कहां शो करोगे, ऑप्शन नंबर 4 पर आ जाओगे। बताओ प्रेस्क्राइब ऑर्डर का मतलब क्या है, एसेट्स में जब आप आते हो इसका 2 है, पहला क्या है आपका नॉन करेंट एसेट्स, है कि नहीं। फिर आपका क्या है, नॉन करेंट का भी पार्टीशन करते हो, टेंजिबल है ना, इनटेंजिबल करते हो कि नहीं करते हो। तो यहां पर कौन सा ऑर्डर आप फॉलो करोगे, करेंट का तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट का है, लोन इन एडवांस का है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए सही है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे इन अ कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के हेड में आप गुडविल, पेटेंट, है ना, व्हीकल्स या किसको प्रेजेंट करते हो, बताओ भाई बताएं। देखो जब भी आप बात करते हो नॉन करंट एसेट्स की, इसके 2 पोर्शन है हमारे,
ए और बी है ना, ए क्या है आपका टेंजिबल, बी क्या है आपका इनटेंजिबल। तो यहां पर इसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने केवल नॉन करंट एसेट्स की बात की है, तो उसमें आपका इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल यहां पर सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना, प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही हो रहा है हर बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे हम लोग। पढ़िए, कॉल इन एरियर अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। कॉल इन एरियर को आप कहां शो करते हो, इस बात को बताओ। रिजर्व सरप्लस में आता नहीं है आपका, कंटीजेंट लायबिलिटी है नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है, बचा क्या आपका शेयर होल्डर फंड्स के कॉलम में ये जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एरियर को क्या करते हो आप, वहां से लेस करके दिखाते हो। ठीक है, फिर कॉल इन एडवांस अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। एडवांस को आप कहां शो करते हो भाई, बता दो, बताएं भाई। कॉल इन एडवांस को आप कहां शो करते हो कंपनी की बैलेंस शीट में, बताएगा कोई हमको। बताएं 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 बताएं। शेयर कैपिटल में तो नहीं सो होता ही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी नहीं सो होता ही, रिजर्व सरप्लस में भी नहीं सोता। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, करंट लायबिलिटी सब लोग बताया करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 7 का सही है। 8 पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर करती है कंपनीज बैलेंस शीट में, कहां पर, अंडर द हेड, किस हेड में, कौन सा हेड है बेटा, यहां पर आपका करंट लायबिलिटीज में ही तो आता है ना आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बताइए, करंट एसेट तो आनी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज में सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी, नॉन करंट एसेट से मतलब नहीं, तो बच्चा क्या आपका करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। 9 पढ़ोगे आप, 9th में उसने बोला है, क्या बोला है, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर, है ना। एफडी को आप कहां पर अपीयर करते हो, इस बात को चेक करो। करंट एसेट्स में आएगा नहीं आपका, लायबिलिटीज में भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं आएगा, क्या बच गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। जब मैंने आपको सब हेड लिखवाया है तो वहां पर इस बात को क्लियर किया है, आप एफडी कहां लिखते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। 10th में देखोगे, गुडविल अपीयर कर रही है कंपनीज बैलेंस शीट में अंडर दी सब हेड, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा नहीं, टेंजिबल में आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स के हेड में, सब हेड में ये अपीयर करेगी। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो सी में आप टिक कर देंगे इंटेंजिबल एसेट्स। 11 पे आ जाइए सब लोग। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहां पर अपीयर होता है कंपनी की बैलेंस शीट में, या किस सब हेड में, बताइए भाई। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। शेयर कैपिटल में से शेयर फॉर फ्यूचर ऐड होता है कि लेस होता है, फॉर फ्यूचर को आप ऐड करके दिखाते हो, है ना। एरियर को क्या किया आपने, माइनस किया। ठीक है, फिर 12th में आ जाइए आप लोग। देखिए, एक्सपेंस अलाउड या एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर, है ना। इशू ऑफ शेयर के जो खर्चे हैं, शेयर कैपिटल में नहीं आते, करंट लायबिलिटी में नहीं आते, कंटीजेंट लायबिलिटी में नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका 12वें का सी सही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अनएमोर्टाइज का मतलब क्या है, जो खर्चे मोर्टाइज नहीं हो पाए, ठीक है ना, राइट ऑफ नहीं हो पाए, उनकी बात ये कर रहा है। ठीक है, 13 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर। एसपीआर को आप कहां शो करते हो, शेयर कैपिटल में नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, कहां पर शो करोगे आप, रिजर्व एंड सरप्लस में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 14 में आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर दी सब हेड, कहां पर अपीयर करते हो आप इसको, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में रहेगा नहीं, इंटेंजिबल एसेट में रहेगा नहीं, अदर नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट में तो है नहीं है, बचा क्या ऑप्शन नंबर आपका, अदर करंट एसेट्स में आप प्रीपेड एक्सपेंस को शो करते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप इसको क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे 15 की। बताओ भाई 15 का आंसर क्या है। लिखा है डैश अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा बताइए। 15 में बताएंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। ठीक है, ये आएगा आपका, नहीं आएगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता कि नहीं आता ये। प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सबहेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, देखो यहां पर आपको लिख दिया प्रोविजन, तो प्रोविजन से आप इसको खोज सकते हो। तो यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स को आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन ट्रीट करते हो। ठीक है, क्योंकि 12 महीने के अंदर इसको पेड करते हो आप। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सबहेड, किस सब हेड के अकॉर्डिंग इसको आप शो करते हो। अभी इसी का ऊपर अपोजिट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देख लीजिए 17 में क्या कह रहा है, बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, कैश इक्विवेलेंट नहीं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल बताइए भाई 17 पहला दो तो है नहीं, सी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें आप लोन एंड एडवांस को दिखाते हो। ठीक है, तो 17 का सी है आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में। ट्रेड रिसीवेबल में क्या था आपका, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर। ठीक है, 18 लिखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सबहेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कहां लिखते हो आप, करंट में। ठीक है, नॉन करंट में नहीं लिखते हो, इंटेंजिबल में नहीं लिखते हो, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में नहीं लिखते हो। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए या बी, दो ऑप्शन है आपके पास, करेंट नॉन करेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक आपका ट्रेड होता है और आपका एक नॉन ट्रेड होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के बैलेंस शीट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आप इसको दिखाओगे, करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाओगे। ठीक है, 19 पढ़िए सब लोग। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट इज शोन अंडर द हेड। ठीक है ना, कहां पर दिखाओगे आप, ये क्लेम है ना, कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड मतलब जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं। तो करेंट लायबिलिटी, करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं, कमिटमेंट्स भी नहीं है। ये क्या है आपका, कंटीजेंट है, जिसके बारे में आपको एश्योरिटी नहीं है, वो किस में आता है, कंटीजेंट में आता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। देखोगे अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड को हम लोग कहां लिखते हैं, अनक्लेम का मतलब क्या है, जिसको क्लेम ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो चेक करो भाई क्या होगा इसमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो ये आएगा नहीं, ट्रेड पेबल में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी ये नहीं रहेगा। ठीक है, अदर करेंट लायबिलिटीज के हेड सब हेड में, ठीक है, आप क्या करोगे, अनक्लेम डिविडेंड को शो करोगे। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर, पढ़ेंगे इसको हम लोग। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। इंटरेस्ट अक्रूड है कि नहीं, एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, अपीयर कहां होगा ये, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बताइए भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है नहीं, लोन तो है नहीं आपका, इंटरेस्ट है ना, ट्रेड पेबल भी नहीं है। ट्रेड पेबल में दो चीजें आपकी है ना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करेंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है, ये क्या है आपका, अदर करेंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट अक्रूड को आप भेजोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 22 पे आ जाएंगे हम लोग, और ये 22 देखिए, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब हेड। इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन लोन अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। सब हेड क्या है इसका,
बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो ये आएगा नहीं आपका, ट्रेड पेबल में भी नहीं आएगा, कहां पर जाएगा ये आपका? सी ऑप्शन। यहां पर भी सही है आपका, अदर करेंट लाइबिलिटीज में ध्यान रखोगे। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसमें क्या इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ठीक है, तो बात सेम है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, आ जाए 13 पर, सॉरी 23 पर ध्यान दे सब लोग। हो गया 23 सबका? क्या कह रहा है ये? 6% डिबेंचर अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा नहीं? ये कहां पर जाता है आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डिबेंचर, टर्म लोन है ना, एफडी है ना, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। ठीक है, और ये इसको इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। बताइए भाई कहां पर रहेगा ये आपका? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में तो रहेगा नहीं आपका, करेंट इन्वेस्टमेंट में भी नहीं रहेगा, ये कहां पर रहेगा आपका? अदर करेंट लाइबिलिटीज में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग इंटरेस्ट ड्यू, हाँ अदर करेंट एसेट्स में ही है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना, अदर करेंट लाइबिलिटी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड था ऐसे। ठीक है, तो उसका जस्ट ये अपोजिट है। पढ़िए, अकुमुलेटेड डिविडेंड एरियर है आपका ऑन प्रेफरेंस शेयर सो इन दी कंपनीज बैलेंस शीट। कहां पर शो करोगे आप, इसको बताओ? 25 को आप कहां पर शो करेंगे? करेंट लाइबिलिटीज में नहीं, कंटीजेंट लाइबिलिटी में नहीं, कहां पर? कमिटमेंट्स। पढ़ा है लग रहा है, बहुत अच्छा तू। ठीक है ना, तो आप इसको कहां शो करने वाले हो? कमिटमेंट्स में शो करने वाले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे 26 की। ठीक है, 26 पढ़िए। $50,009% डिवेंचर रिडीमेबल विथिन 12 months ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी सोन अंडर, है ना, 12 महीने के अंदर डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है। आप इसको कहां पर शो करने वाले हो, इस बात को बताओ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, अदर करेंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल में। वेरी गुड, आपका आंसर क्या है? अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका पेमेंट कर रहे हो आप 12 महीने के अंदर। ठीक है ना, $27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटमेंट्स, इसमें से कौन सा कमिटमेंट है बताइए? अभी आपको बताए थे ना 25 में, प्रपोज डिविडेंड तो होगा नहीं, इंटीम डिविडेंड तो होगा नहीं, अनक्लेम डिविडेंड नहीं होगा। बचा क्या आपका? डिविडेंड एरियर ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है आपका? कमिटमेंट्स है। ठीक है, तो कमिटमेंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड करेंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, है ना। आप कहां शो करते हो इसको करेंट एसेट्स में? बताइए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट में नहीं आता है, अंडर राइटिंग कमीशन है ना, नहीं आएगा। ये कहां जाएगा आपका? अदर। इन्वेंट्रीज की बात ये कर रहा है। ठीक है, आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको। फिर 29 में आ जाओ आप लोग। While preparing the balance sheet of a company, underwriting commission is shown under which head? अंडरराइटिंग कमीशन को आप कहां पर शो करोगे? करेंट लाइबिलिटी तो है नहीं है, नॉन करेंट एसेट्स भी नहीं है, करेंट एसेट भी नहीं है, बचा क्या आपका? ये अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो गए आपके। ठीक है ना, इन सभी बातों को ध्यान रखो। ये सब कहां पर आएगा आपका?
एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब आपका यहीं पर आने वाला है, ठीक है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following item is shown under the head current liabilities while preparing the balance sheet of the company? तो कहां शो करोगे करंट लाइबिलिटी में? एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहां शो करते हो? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। डिवेंचर को आप कहां शो करते हो? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। लाइव स्टॉक को कहां शो करते हो आप? करंट एसेट्स में। ए बी सी गलत है आपका, बचा आपका क्या? डी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर देखोगे वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहां शो करते हो? करेंट लाइबिलिटी में नहीं शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं शो करते हैं, शेयर कैपिटल में भी नहीं शो करते हो, ठीक है ना भाई। ध्यान रखो, आप प्रीमियम एसपीआर को शो करते हो आप रिजर्व एंड सरप्लस में। ध्यान रखिए, क्या रिजर्व सरप्लस का कोई कॉलम है यहां पर? तो 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? डी। फिर 32 पर आ जाओ सब लोग, क्या कह रहे हैं यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट? नॉन करेंट एसेट्स में आप क्या शो करते हो, है ना? अंडर राइटिंग कमीशन, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये सब तो होगा नहीं। बचा ऑप्शन नंबर क्या आपका? डी। तो 32 का डी आप यहां पर ध्यान रखोगे, पेटेंट को आप शो करोगे, ठीक है। आगे देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं यहां पर? अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी? बताइए 33 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। बिल डिस्काउंट कराया है आपने बट अभी वो मैच्योर्ड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 33 का कौन सा सही है बताइए भाई? ए तो सही नहीं है, करंट लायबिलिटी तो है नहीं है आपका, है ना, करंट एसेट्स भी नहीं है, ठीक है, अभी मैच्योर हुआ नहीं है, कंटीजेंसी बनी हुई है, तो आपका क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। आज जब आप लोग जाइए तो कंटीजेंट लायबिलिटी का एक हेडिंग डाल के जितनी चीजें अभी आपको बताएगी इसको आप अलग से लिख लोगे, ठीक है। 34 में आ जाएंगे सब लोग। 34 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? तो आप देखोगे करंट लायबिलिटी में क्या शो करते हो? इन्वेस्टमेंट शो नहीं करेंगे हम, रिजर्व फंड शो नहीं करेंगे हम लोग, है ना, लाइव स्टॉक शो नहीं करोगे, तो बचा ऑप्शन क्या आपके पास? सी, अनक्लेम डिविडेंड को आप करंट लायबिलिटी के अंदर में शो करोगे, ठीक है। अगर देखो चीजें समझ में ना आए तो आप एक बार देख ले किसमें वो नहीं हो सकता है, तो जो बच गया उसमें वो हो सकता है, ठीक है। फिर 35 देखोगे सब लोग। While preparing the balance sheet of a company, which item is shown under the head long term borrowing? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका डिबेंचर शो करता है, बाकी कोई भी आइटम नहीं शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए सही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 36 पढ़िए। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना, इस पे मांगा कितना गया? 8 कॉल्ड अप, ऑल द शेयर होल्डर हैव डुली पेड द कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर कैपिटल विल बी शोन एज, बताओ भाई, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है, या एनी ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव? फुल्ली पेड, बताए भाई। 10 का शेयर है, आपने पेड कितना किया? 8। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड नहीं बेटा, ये क्या है आपका? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, इस बात को ध्यान रखना। जब 10 का 10 हो जाएगा तब फुल्ली पेड होगा ना ये। 37 पे आ जाइए आप लोग। चेंज इन इन्वेंट्री मींस, इन्वेंट्री चेंज का मतलब क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री लेस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग लेस माइनस ओपनिंग, difference between opening inventory and closing inventory if opening inventory are higher। तो बताओ, या difference between closing inventory and opening inventory if closing inventory are higher? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, ऐसे तो सब सही है ना। उसने क्या बोला? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ओपनिंग पहले पता होगा, क्लोजिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
उसी को आप क्या नाम देते हो, है ना। और ध्यान रखो कि ओपनिंग क्या लिखा है यहाँ पर, ओपनिंग इन्वेंट्री आर हायर, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बातें आप लोग क्लियर कर लीजिए एकदम। 38 में क्या है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू प्रेजेंट दी डेटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो बताइए भाई 38 में क्या होगा, सभी लोग। फीचर्स फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है, प्रेजेंट करता है डेटा को कंटेन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। कैसे, आपका ए सही है, कन्वीनियंट एंड रेशनल, कंपेरेबल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पहला क्या है आपका 38 का ए, इजी फॉर, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या हो आप लोग बताइए, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग फिर आगे, देख लो क्वेश्चन नंबर 39, बताइए, पढ़िए सब लोग और जल्दी जल्दी अपने आंसर को क्लियर करिए। बताओ भाई क्या है क्वेश्चन आपका, लिखा हुआ है विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज डायनेमिक, कौन सा एनालिसिस में डायनेमिक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल। बताओ भाई पहले का हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, जब आप सामने सामने कंपेरिजन करें। वर्टिकल का मतलब क्या है, एक दूसरे से कंपेरिजन करो। इंटरनल का मतलब अपने आंतरिक, ठीक है, चीजों का, ठीक है। तो आपका ए बी सी नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। तो डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या है, कौन सा बदलता रहता है, बाहरी वातावरण हमेशा, ठीक है ना। एक्सटर्नल चीजें क्या है आपकी, चेंज होती रहती है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। 40 देखें, विच एनालिसिस कंसीडर्ड एज स्टैटिक, बताएं भाई। स्टैटिक जिसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, हॉरिजेंटल है, ठीक है। वर्टिकल में भी देखो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दिया होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल अभी बताइए आपको, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर पूरा, ठीक है। तो यहां पर देखो स्टैटिक मतलब क्या है, हॉरिजेंटल एनालिसिस आपका स्टैटिक है। इसको आप अलग से नोट डाल के वन लाइनर में लिख भी लोगे, ठीक है। फिर विच एनालिसिस बेस्ड ओनली ऑन 1 ईयर डेटा, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट है जो 1 ईयर डेटा पर बेस्ड है, बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिविडेंड एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बताओ क्या है, बताइए बेटा बताइए। बोलो, गलत ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कैश फ्लो तो होगा नहीं आपका। बी है डिविडेंड एनालिसिस, ठीक है। ये किस पर डिपेंड है, सॉरी, 1 ईयर डेटा एनालिसिस पर, ठीक है। फिर 42 देखिए, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मेन ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का, बताइए भाई। टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपेटिटिव स्टडी विथ अदर फर्म, टू नो द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहां का सी ऑप्शन सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या है, आप क्या जानोगे, मैनेजमेंट की इफिशियंसी चेक करोगे आप, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट, बताइए भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रेडिटर्स के लिए भी है, मैनेजर के लिए भी है, इंप्लॉयज के लिए भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सभी के लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, ठीक है। 44 बताइए, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है, ये करता है क्या, नहीं करता।
मेजर द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस करता है, लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, इफेक्टेड है पर्सनल बायस पर। ठीक है, व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको आप बताएं भाई। Bad position of the business tried to be depicted as God, it is known as, इसको आप किस नाम से जानते हो, प्राइस लेवल चेंज के नाम पर जानते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सनल बायस जो है नहीं है, बैड पोजीशन, विंडो ड्रेसिंग भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो आपका बच्चा प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, 46 देखोगे, फॉर हुम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, बताइए। सी, ए, बी, इन्वेस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंपनी के एम्प्लॉय के लिए है, एम्बेसडर जो इंडिया के उनके लिए नहीं है। वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका सही है। 47 में आ जाएंगे सब लोग। मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिमिटेशन है इसका बताइए। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है ना, प्राइस लेवल, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यहां पर ध्यान रखना है। प्राइस लेवल अगर रिफ्लेक्ट करता है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। 14 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ। 48 का ऑप्शन कौन सही है, अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है लिमिटेशन, क्या है इसका, ये किस पर डिपेंड करता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये इसकी डीमेरिट भी और मेरिट भी दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस बिकॉज इट, कब ये यूजलेस हो जाता है, कोई बताएगा हमको। मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं, मेजर ऑफ सॉल्वेंसी, लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है। ठीक है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस बिकॉज, जब ये सॉल्वेंसी का अगर केवल मेजर करेगा तो क्या हो जाएगा ये आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओगे। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, बताइए भाई। पार्टनरशिप फर्म, यहां पर देखो गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बियर करेगी, पूरे पार्टनर नहीं बियर करेंगे, जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही रहेगा। आज ही आपको ये बात पढ़ाई गई थी अभी। ठीक है, तो ये हमारा 50 सेट का एमसीक्यूज था। ठीक है, आज की जो बात है हमारी यहीं तक की है, इसके आगे की जो बात होगी हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा आपका यहीं तक का।